Hello everyone. Today in the monthly coverage of the current affairs, we are starting with April month और हम अप्रैल मंथ में कोशिश करेंगे कि इन दिस वीडियो ओनली वी कैन कंप्लीट द होल PDF. तो शुरू करते हैं. सो इंडेक्स पहले देख लेते हैं. तो इसमें नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्वायरमेंटल अफेयर्स, शॉर्ट न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर होगा. और उससे आगे बढ़ते हैं हम. सबसे पहले कवर स्टोरी में क्या दिया हुआ है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 और 2024 ये रिलीज़ हुआ है. और इसे कौन रिलीज़ करता है? UNDP रिलीज़ करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है देखा जाए तो ये जो इंडेक्स होता है ये 3 फीचर्स के बेसिस पे निकाला जाता है, जो कि है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देन हियर इट इज़ नॉट गिवन. 3 इंडिकेटर्स होते हैं. एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम. अभी शायद आगे आ जाएगा हमारा. तो जो HDR रिपोर्ट है उसमें इंडेक्सिंग जो की गई है उसके अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पे है, देन नॉर्वे, देन आइसलैंड. और बॉटम 3 कंट्रीज़ में सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है. बिगर इकोनॉमीज़ में USA, UK, जापान और रशिया आ जाएगा. जो कंट्रीज़ को रैंक नहीं दी गई है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, मोनाको. और इसी में हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट में पहली बार बताया गया है कि देयर हैज़ बीन डिक्लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स. जो HDI है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें डिक्लाइन हुआ है. देन इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो हमारे SDG गोल्स हैं 2030 के लिए वो हो सकता है हम ना अचीव करें. बाकी एजुकेशन और जेंडर गैप रिलेटेड जो क्राइसिस है, ट्रिपल प्लैनेट क्राइसिस, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन, इसकी भी बात की गई है. बाकी मेंस रिलेटेड है. करंट अफेयर्स आपको उतना नहीं है इसमें. और इसमें आप इंडिया की रैंकिंग देख लीजिए. इंडिया को 134 रैंक दिया गया है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़. एंड इट हैज़ बिन कैटेगराइज्ड अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट. इसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट बोला गया है. और अपार्ट फ्रॉम इट आई डोंट थिंक सो इतना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. जो HDI इंडिकेटर्स है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो लाइफ इंडिया में देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.7 है एवरेज. देन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12.6 ईयर्स है. देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा $6591 है. वहीं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए तो 108 है रैंकिंग आउट ऑफ 193 कंट्रीज़. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़. परफॉर्मेंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे. इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग आई है, श्रीलंका की, देन चाइना की. भूटान हैज़ बीन रैंक 125. और इंडिया की हमने कितनी देखी रैंक? 134. तो इनका भी बेटर हमसे. बांग्लादेश भी बेटर है. सो दिस इज़ द केस. अब HDI यही 3 चीज़ों पे मेजर की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम के इंडिकेटर्स. ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 4 नवंबर 2010 में. और इन HDI स्कोर जो है उन तीनों जो पैरामीटर्स हैं उनका जियोमेट्रिक मीन लगा के निकाला जाता है. फर्स्टली इट वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था. एंड लेटर इट वाज एंकर्ड इन अमर्त्य सेन्स वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़. फिर हम अब नेशनल अफेयर्स में जो नेशनली सिग्निफिकेंट न्यूज़ थे अप्रैल मंथ के लिए उनको देखते हैं. तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 में पास हुआ था, दिसंबर 2019 में, उसको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है. उसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है एंड उसी से रिलेटेड है. और इसमें कहा गया है कि जो एक्ट है वो विल नॉट अप्लाई टू स्टेट्स जिनमें इनर परमिट लाइन रजीम है. इनर परमिट लाइन रजीम मतलब आपको उस टेरिटरी में जाने के लिए परमिट चाहिए होगा. तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम आ जाएगा. और सिटीजनशिप अमेंडमेंट आई थिंक जो भी एक्ट्स हैं उसके लिए वही चीज़ है. इसमें कोई ज़्यादा प्री रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे. एंड और देखिए इसमें तो सिंस इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया तो प्रोसीजर्स अलग अलग तरीके के दिए गए हैं, जैसे कि फॉर पुटिंग रेगुलेशंस इनटू प्रैक्टिस. ये सब MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलीज़ करेगा. देन एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं फॉर अवेलिंग द सिटीजनशिप वो सब जो है एग्जामिन किए जाएँ. जो एम्पावर्ड कमेटी होगी उनके ऑफिसर्स में कौन कौन होगा? लाइक इट वुड बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, देन एन ऑफिसर इन द सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी इनका पार्ट रहेंगे. और ऐसे करके
काफ़ी ऑफिसर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। देन देयर वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी, जहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो है वो हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को। फिर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप का जो क्लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। एंड हम देखते हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जारी किया गया था, उसमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के ये 5 तरीके दिए गए हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, थ्रू रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज इनटू इंडिया। फिर 5 से लेके 11 तक के सारे क्लॉजेज जो हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। याद रखिए 5 से 11 जो है सिटीजनशिप है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आता है तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड होगा। और देयर हैव बीन कंसर्न्स आल्सो रिलेटेड टू द CAA 2019, जैसे कि इसमें लोगों को लग रहा है कि CAA इज़ ऑफन लिंक्ड विद NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और इसके आर्ग्यूमेंट में द करंट इस्टेब्लिशमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राई टू क्लैरिफाई द मिस इन्फॉर्मेशन कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी कंसर्न्स भी हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे NRC की जब बात की जाती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न की, तो ये टोटली सेंसस बेस्ड होता है, वेयर एज द सिटीजनशिप नॉट। देन असम अकॉर्ड की बात की गई है। तो ये सब काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हैं, इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड इतना है नहीं। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कि 6 शेड्यूल की डिमांड की गई है लद्दाख में, और वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट एक हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने 21 डे फास्ट रखा था सो दैट इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द इट वॉज लाइक द 21 डे फास्ट बस इसीलिए था कि 6 शेड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए लद्दाख में और स्टेटहुड वापस मिले यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। और वहीं 6 शेड्यूल की बातें हम करते हैं अगर, तो 6 शेड्यूल जो है उसमें ADCs की बात की है, दैट इज़ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, जिनको मतलब जिनको एम्पावर किया जाएगा कि वो लॉज बना सकते हैं रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ। और ये कहाँ से ड्राइव करते हैं 6 शेड्यूल अपना पावर? तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1 से। अभी इंडिया में 6 शेड्यूल कौन सी जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ATMM विदाउट मनी। ओके, A फॉर असम, त्रिपुरा, देन मेघालय एंड मिज़ोरम। M फॉर मणिपुर नहीं है, इसलिए मैंने बोला ATMM विदाउट मणिपुर। आई होप यू वुड रिमेंबर दिस। आफ्टर दिस हम एडवांटेजेस और 6 शेड्यूल और इनके चैलेंजेस समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, तो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ली जा सकेगी जो लोकलाइज्ड काउंसिल होगी उसके द्वारा, जो रीजनल काउंसिल है उनके द्वारा, और चैलेंजेस जो कि स्टेट फेस कर सकती है बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस। फिर उसके बाद एक नया सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया के रिगार्डिंग रिलीज़ किया है पेपर नीति आयोग ने, एंड इसमें बात की गई है बेसिकली ओल्डर जो 60 और ओल्डर पीपल हैं उनके रिलेटेड वेरियस इश्यूज़ को कवर किया गया है इस रिपोर्ट में। तो नीति आयोग का सबसे पहले देखते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये है सुमन बेरी, और ये रिसेंटली बने हैं, 2023 में इनको अपॉइंट किया गया है। देन वी कम टू दी रिपोर्ट कि सीनियर केयर रिफॉर्म्स की बात हम देखते हैं। तो नीति आयोग ने कहाँ से डराइव किया ये सारी चीज़ें? तो WHO ने ऑलरेडी बोला है कि जो 60 और ओल्डर प्लस पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी 2015 से 2050 के बीच में, कितनी? फ्रॉम 12% टू 22%। और इसका अंदाज़ा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA प्रोजेक्ट्स में भी कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 158 मिलियन पीपल बाई 2025 वुड बी वन दैट इज़ एजिंग एट द फास्टेस्ट, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर की फाइंडिंग्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया जो है LASI, ये कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, ये ध्यान रखना है। एंड अब हम बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ रिलेटेड टू दी ओल्ड एज पीपल। तो फिज़िकल हेल्थ देखा जाए तो 1/4 जो इंडियन है वो 60 प्लस है, एंड एवरी 5th इज़ ओवर 45 ईयर्स। 75% जो एल्डरली हैं उनको एक से ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं। 40% ऑफ द एल्डरली हैव वन और अदर डिसेबिलिटीज़। 1 in 4 हैज़ सम काइंड ऑफ मल्टी मॉर्बिडिटी। डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन अमंग सीनियर सिटीजन्स इन अर्बन इंडिया। देन कैंसर प्रिवलेंस जो है वो बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है 20% एल्डरली में देखा गया है हैविंग मेंटल इश्यूज़। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आप देख लीजिए कई न्यूरोलॉजिस्ट्स मतलब न्यूरोलॉजी रिलेटेड बीमारियाँ जैसे सिजोफ्रेनिया,
देन अल्जाइमर, तो ये सब का प्रिवलेंस है। देन फंक्शनल एबिलिटीज़ में देखें तो 11% हैव सम फॉर्म ऑफ इम्पेयरमेंट, 24% सीनियर्स हैव लिमिटेशंस इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, 58% हैव डिफिकल्टी स्टूपिंग, क्लाइंबिंग और नीलिंग, 43% यूज़ एन एड और सपोर्टिव डिवाइस। फिर हम देखते हैं डेमोग्राफी देखा जाए तो 58% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एल्डरली वो कौन है, वुमेन है। लिविंग पैटर्न रिलेटेड अगर देखा जाए तो 28% ऑफ द एल्डरली आर लिविंग विद चिल्ड्रन विदाउट ए स्पाउस। उनके डाइट में इश्यूज़ हैं, जैसे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है तो इनके लिए और इश्यूज़ हो जाएंगे। नॉलेज अवेयरनेस, इनकी मेंटेनेंस के लिए एक एक्ट पास तो गया है मतलब इनके मेंटेनेंस और वेलफेयर प्रोविजंस इनके लिए, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी कम है। लिविंग कंडीशंस देखा जाए तो 32% ऑफ द एल्डरली हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेशंस। वहीं वर्क देखा जाए तो मेल सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो वर्क करते हैं एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50%, वही फीमेल सीनियर सिटीजन एट द रेट ऑफ 22%। पेंशन 78% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन विदाउट पेंशन है। देन हेल्थ केयर फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ एजिंग देखा जाए तो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो किसी हाउस होल्ड का जिसमें कि एटलीस्ट 1 एल्डरली है उसका है एवरेज 2948, जबकि विदाउट एन एल्डरली मेंबर इट इज़ 3001। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स को अश्योर्ड पेंशन का प्रोविज़न दिया गया है बेस्ड ऑन दी LIC स्कीम, जिसमें कि इनको एक अश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% पर एनम मिलेगा फॉर 10 ईयर्स। देन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पेंशंस IPOP, इसमें क्या है, इसमें टारगेट है कि इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद बेसिक एमिनिटीज़ जैसे फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर, देन एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेरियस एट्सेट्रा। देन राष्ट्रीय वायुश्री योजना, तो आप देखिए वाई जहाँ पे है वो रिलेटेड टू एल्डरली पीपल है। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना जो है ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसे कहाँ से फ़ंड मिल रहा है, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फंड से मिल रहा है और ये सीनियर सिटीजन्स जो बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए है। देन संपन्न प्रोजेक्ट जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था और ये एक सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देन सेक्रेड पोर्टल है फॉर एल्डरली। ये सेक्रेड पोर्टल जो है किसने डेवलप किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे डेवलप किया है। देन सेज इनिशिएटिव, इट इज़ सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये वन स्टॉप एक्सेस है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने देखा, ये याद रखना है कि सेज का जिक्र हो, सेक्रेड, देन संपन्न, ये एल्डरली स्कीम्स हैं। वहीं फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ डेडिकेटेड एम्स टू द नेशन। सो 5 एम्स का इनाग्रेशन हुआ और इसमें जो हैं उनकी बातें करते हैं जिन प्लेसेस पे हुआ है। तो राजकोट गुजरात, भटिंडा इन पंजाब, रायबरेली इन उत्तर प्रदेश, कल्याणी इन वेस्ट बंगाल, देन मंगलागिरी इन आंध्र प्रदेश। तो इन सब जगहों पे एम्स की स्थापना की गई है और हर पर्टिकुलर के रिलेटेड कितने बेड का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, वो डिस्क्राइब्ड है। सो दीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित भारत की ओर ले जाएगा हमें। देन मराठा रिजर्वेशन बिल जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसमें कि 10% ऑफ रिजर्वेशन बिल रिजर्विंग सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर मराठा कम्युनिटी दी गई है। और इसमें जो है जो बिल में इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर मराठाज अंडर आर्टिकल 15(4), 15(5) एंड 16(4). अब वहीं आते हैं आर्टिकल 15 का 4th, 5th क्लॉज और 16 का 4th क्लॉज, ये वी आर वेल अवेयर ऑफ। देन वी सेड दैट जो बिल का ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर किया गया था, तो महाराष्ट्र स्टेट ने एक बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट जो थी उसी के बेसिस था, जिसको लेड किया था बाय जस्टिस सुनील शुक्रे के तहत ये कमीशन बनाई गई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसी के बेसिस पे बिल बना। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए अब नाउ 10% रिजर्वेशन जो है मराठास को मिल गया है, तो टोटल रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो 62% पहुँच चुका है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि इन फेवर है और इन अगेंस्ट है रिगार्डिंग दिस। और फिर हम देखें तो बैकग्राउंड ऑफ मराठा रिजर्वेशन, सिंस अभी ये पास हुआ है लेकिन जो इशू है काफ़ी टाइम से बन रहा था, तो काफ़ी कमिटीज़ भी बनी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था, जैसे कि एक नारायण रानी कमेटी बनी थी, इन्होंने 16% रिजर्वेशन बोला था मराठास के लिए। देन गायकवाड़ कमीशन थी, इन्होंने भी 16% रिजर्वेशन बोला था मराठास के लिए। सिमिलरली वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग रिजर्वेशन बिल, ये देखा जाए तो वे फॉरवर्ड में कुछ चीज़ें आएंगी।
देन चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो इसमें हमने देखा कि जो मेयर इलेक्शंस थे चंडीगढ़ में, उसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई थी, जिसके कुछ वीडियोस भी बाहर आए थे जिस पे क्वेश्चन किया जा रहा था कि इलेक्शंस जो भी होते हैं दे आर दी मोस्ट सीक्रेट थिंग इन अ डेमोक्रेसी, और उसको किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था लूप होल्स के तहत। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था रिगार्डिंग दी मिसमैनेजमेंट दैट हैड हैपेंड। तो इसमें मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है, बट आप देख लीजिए कि इसमें काउंसिलर कुलदीप कुमार को विनर बताया गया था। देन नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया। ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ग्रो से आप याद रखिए, ग्रो फॉर ग्रीन, कौन ग्रो कर रहा है? पेड़ ग्रो कर रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इन वेस्ट लैंड को प्रमोशन के लिए है ये। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि डिग्रेडेड लैंड, कार्बन सिंक और एग्रो फॉरेस्ट्री, इन पे फोकस किया जाएगा। तो ग्रो इनिशिएटिव जो है वो एम कर रहा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को बाय 2030 कार्बन सिंक बढ़ाना है, इन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 12.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। देन एग्रो फॉरेस्ट्री जो है करेंटली इट इज़ 8.65% ऑफ इंडियाज़ टोटल जोग्राफिकल एरिया। एग्रो फॉरेस्ट्री से हम क्या समझते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री इसकी इट कैन बी डिफाइंड एज डायनेमिक इकोलॉजिकली बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम that through the integration of trees on farms and in the agricultural landscape diversifies and sustains production for increased social, economical and environmental benefits for land users at all levels. फिर हम स्पेशल इनिशिएटिव्स दैट आर रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करते हैं। तो हर मेड़ पर पेड़, ये एक स्कीम है जो 2016-17 में लॉन्च की गई थी टू इनकरेज ट्री प्लांटेशन ऑन फार्म लैंड अलॉन्ग विद क्रॉप्स। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पहले भी स्कीम्स आ रखी हैं, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000, प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स ऑन ग्रीन इंडिया, द नेशनल बैम्बू मिशन 2002, नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स, ग्रीन इंडिया मिशन। ऑब्जेक्टिव्स कुछ दिए हुए हैं। फिर हम आते हैं एनुअल NESDA वे फॉरवर्ड। ये क्या है? तो NESDA वे फॉरवर्ड जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पब्लिश करती है। एंड इसमें रिवील किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है इट हैज़ प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज। NESDA इज़ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसमें इसका पर्पज़ है टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो NESDA जो भी है NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट जो है इसमें हाईलाइटेड किए गए इनिशिएटिव्स जो DARPG द्वारा लिए गए हैं फॉर इन्हांसिंग ई सर्विस डिलीवरी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लीस्ट पहले लिस्ट देखेंगे, फिर जिनमें 100% ऑफ सर्विसेज थ्रू आइडेंटिफाई सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी हुआ है। तो लीस्ट ई सर्विसेज डिलीवरी मणिपुर, लक्षद्वीप, लद्दाख और सिक्किम में। और वहीं जम्मू कश्मीर, केरला, असम, उड़ीसा में 100% ऑफ द सर्विसेज थ्रू आइडेंटिफाई सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल हुआ है। मेजर हाइलाइट्स अगर देखें इसमें तो मैक्सिमम ई सर्विसेज जो हैं वो लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज में प्रोवाइड की गई हैं। टूरिज़्म हैज़ अचीव द हाईएस्ट सेचुरेशन एज पर रिपोर्ट 16,487 टोटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अक्रॉस स्टेट या यूटीज़। सर्विसेज रिलेटेड टू मणिपुर सर्विसेज रिलेटेड चैलेंजेस, जैसे मणिपुर में अभी हम देख सकते हैं काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, सो बिकॉज ऑफ दैट मे हैव हैपन। फिर हम आते हैं स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्वयं प्लस का पहला ही अभी एडिशन हुआ है। जैसे स्वयं जो था वो 9 to पोस्ट ग्रेजुएशन तक था, लेकिन स्वयं प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो ऑपरेट किया जाएगा IIT मद्रास वाला। और इनके हाइलाइट्स में है जैसे कि अडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ाना, देन इट ऑल्सो इज़ एमिंग एट इनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। वेरियस प्रोग्राम्स देखा जाए तो इसमें ऑफ़र किया जा रहा है इनके प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म। फिर हम आते हैं लैंग्वेज एटलस। लैंग्वेज एटलस कौन डेवलप कर रहा है? IGNCA इज़ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो ये प्लान कर रहे हैं लिंग्विस्टिक सर्वे। और अगर IGNCA की बात करें, ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 1987 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है।
एंड अगर लिंग्विस्टिक सर्वे की हिस्ट्री देखी जाए तो 1961 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था इसके रिगार्डिंग। एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन करेंट सिनेरियो, ये लिंग्विस्टिक एटलस में हम पता करेंगे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं ब्राइबरी केस एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो हम देखते हैं कि जो 1998 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, उसको ओवर टर्न किया गया है इन द रिसेंट जजमेंट ऑफ 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसमें बोला गया है कि हु टेक ब्राइब्स टू वोट और स्पीक इन अ सर्टेन मैनर इन द लॉ मेकिंग हाउस आर नॉट इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सो ये चीज़ को बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि देयर इज़ नो इम्यूनिटी ऑन द चार्जेस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, अगर आप वोट और उसके लिए कर रहे हो। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है ये 1972 में बनी थी। इसके फाउंडर थे विनोद बिहारी महतो और शिव महतो, शिबू सोरेन एंड अरुण कुमार रॉय। फिर हम आते हैं जीआई टैग। जीआई टैग जो है मजूली मास्क और मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को दिया गया है। तो जीआई टैग जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। एंड ये देखा जाए तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड एक्ट 1999 के तहत इसको मेंशन किया गया है और 2003 में ही ये एक्ट आया है। वैसे तो 1999 का एक्ट है ये। और जीआई जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये डिफाइंड है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट में, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि ट्रेड रिलेटेड है। तो हम देखें तो जर्मनी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। और वहीं इंडिया में दार्जिलिंग टी जो है ये पहली थी जिसे फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट विच गॉट जीआई टैग। वहीं हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग जो है तमिलनाडु के पास है 61 एंड यूपी इज़ सेकंड विथ 56 नंबर ऑफ जीआई टैग्स। देन मजूली मास्क से हम क्या समझते हैं? सो मजूली मास्क, द रूट ऑफ मजूली मास्क जो है वो सिचुएटेड इन द रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजूली असम। एंड स्पेशल फीचर ऑफ द मास्क, इट इज़ हैंडमेड एंड इट इज़ यूज्ड इन थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेस। और इस मास्क में गॉड गॉडेसेस डेमन एनिमल सबको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट वॉज इनिशिएटेड बाय द 15th-16th सेंचुरी रिलीजियस रिफॉर्म श्रीमंता शंकरदेव। वहीं मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स पे आते हैं तो ये एक फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो कि 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी बाई ऑन सांचीपत और मैन्युस्क्रिप्ट्स मेड ऑफ द बार्क ऑफ सांची। और इसको जो है श्रीमंत शंकर देवा के ही टाइम ये चीज़ें शुरू हुई थी इसमें भी। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू बी प्रैक्टिस्ड इन एवरी मोनेस्ट्रीज जो कि मजूली में है। ये पेंटिंग जो है इनको अहोम किंग्स ने भी पैटर्नाइज किया था। देन जीआई टैग्स की सिग्निफिकेंस हम जानते हैं। और जीआई टैग मिलने से पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि प्रमोट करता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट ताकि लेगेसी बनी रहे, हेरिटेज प्रिजर्वेशन हो, तो इसको भी बूस्ट मिलेगा। फिर हम आते हैं स्मार्ट ग्राम पंचायत। तो ये किसका इनिशिएटिव है? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा और इसमें प्रमोट किया जा रहा है डिजिटाइजेशन इन रूरल गवर्नेंस सिस्टम, फैक्ट्स रिलेटेड टू ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट। तो सब फैक्ट्स रिलेटेड ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका है टू एक्सटेंड प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सर्विस पीएम वानी टू ऑल ग्राम पंचायत। देन पीएम वानी को मतलब पहुंचाना है सारी ग्राम पंचायत तक, बस यही है। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत नाम से हम मोस्टली इसके सारे जो प्रोविजन से फीचर्स हैं जान सकते हैं। फिर आते हैं महतारी वंदना योजना। ये छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव है। इसमें मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी वुमेन को अप टू 1000 पर मंथ थ्रू डीबीटी। और इसका पर्पज़ है कि टू सीक इंश्योर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फॉस्टर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुमेन। उनके टारगेट जो है मोस्टली मैरिड, विडोड, डाइवोर्स्ड एंड अबैंडन्ड वुमेन एज 21 एंड अबव। फिर हम आते हैं ई किसान उपज निधि। ई किसान उपज निधि जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक डिजिटल गेटवे है। और किसका डिजिटल गेटवे है? ये WDRA वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। तो इस इनिशिएटिव में एक सिंप्लीफाइड डिजिटल प्रोसेस होगा जिसके तहत जो फार्मर्स हैं अपना जो भी प्रोड्यूस है वो स्टोर कर सकते हैं। एक डिजिटल प्रोसेस है जहाँ पे रजिस्टर्ड WDRA जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे वो अपना 6 महीने के लिए भी अगर स्टोरेज रखते हैं तो उनको 6% का मिलेगा इंटरेस्ट पर एनम। देन WDRA के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो WDRA जो है वो WDRA एक्ट 2007 में बना था, उसके तहत इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ टू इस्टेब्लिश अ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट सिस्टम इन द कंट्री। इट विल मेक वेयर हाउस रिसीट्स अ प्राइम टूल ऑफ ट्रेड एंड फैसिलिटेट फाइनेंस अगेंस्ट इट।
हम देखते हैं कि इसको अगर हम ई-नाम के साथ जोड़ें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस विटनेस करने मिल रहे हैं तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। देन वी सी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन। ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया गया था इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इस कॉन्फ्रेंस में वेरियस स्टेक होल्डर्स जो थे वो आए और इन्होंने एक इंश्योर किया कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन द रूरल वॉश सेक्टर। जल जीवन मिशन जो है 2019 में शुरू हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। देन सुफलाम 2024 जो है ये इट स्टैंड्स फॉर स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। सुफलाम 2024 इसमें डिफरेंट फेसेट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात की गई है। सो ये क्या है कि स्टार्टअप फोरम है जो कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है फूड प्रोसेसिंग में तो उससे रिलेटेड ये एक फोरम प्रोवाइड किया गया है। और इसकी सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं कि इट वुड हेल्प इन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एज वेल एज प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड things related to it. So it will act as a catalyst for transformative discussion, shaping the trajectory of the food processing industry towards innovation driven growth. Now coming to the international affairs, तो भारत मार्ट जो है वो दुबई में खोला गया है विच इज़ फॉर एक्सपोर्ट। और भारत मार्ट क्या है, उसमें रिटेल वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी होगी एंड इट विल बी विद इन द जबल अली फ्री ट्रेड जोन जो कि दुबई में है। इसकी वजह से हमारा शिपिंग कॉस्ट और टाइम रिड्यूस होगा। जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं फ्रॉम इंडिया से अफ्रीका और यूरोप की ओर की। और भारत मार्ट जो फैसिलिटी है सिमिलर लाइंस पे चाइना ड्रैगन मार्ट भी है वहाँ पे। देन ये जॉइंट वेंचर है ऑफ इंडियाज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड डीपी वर्ल्ड। नेक्स्ट इज़ एशिया पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। सो दिस इज़ ये जो है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट जो कि फेब 2024 में रिलीज़ हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द रीजन्स विल नॉट अचीव द एसडीजी अंटिल 2062। सो इसमें रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि एसडीजी गोल्स जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है वो हम 2062 तक भी नहीं अचीव कर पाएंगे फॉर द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये एक रीजनल हब है जो कि कॉपरेशन जो प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग कंट्रीज़ जो कि एशिया और पैसिफिक में है। 1947 में बना था। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। एसडीजी गोल्स हम क्या समझते हैं, तो यूएन ने इन 2015 ये गोल दिया था जिसके तहत 17 गोल्स और 169 टारगेट्स थे। और इसमें जो है बात कही गई थी कि 2030 तक हमें ये अचीव करना है। सो इट इज़ वेरी लेस लाइकली दैट वी विल अचीव दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और इंडिया का प्रोग्रेस करे इस रिपोर्ट में तो कहा गया है कि इंडिया ने कुछ पैरामीटर्स पे अच्छी प्रोग्रेस की है, वहीं कई पैरामीटर्स पे स्टैगनेंट और वर्स भी परफॉर्म किया है। देन वी कम टू इंडेक्स एक्स समिट। इसका मेंशन प्रीवियस मंथली में भी आया था। सो इंडेक्स एक्स इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिफेंस इन दोनों का कह सकते हैं कोऑपरेशन है। ये एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। तो इंडिया यूएसए से है ये रिलेटेड। एंड इनके फोकस एरियाज जो हैं काफ़ी चीज़ें जैसे इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी, एडवांसिंग इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, देन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट, प्रोवाइड इकोसिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो देखा जाए तो इंडेक्स एक्स समिट जो है ये हेल्प करेगा इंडिया को टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस सेक्टर, जिससे कि हमारे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा किया जा सकता है। फिर हम आते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग जो है वो 2024 के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलॉन्ग विथ दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है और ये 2016 से एनुअली किया जा रहा है। इस बार का थीम था चतुरांग, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। इसके कुछ हाइलाइट्स थे जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। मेजर इश्यूज़ भी थे इसमें जो कि इसमें जो स्पीकर्स और डिफरेंट आए थे उनसे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है और श्रीलंका की सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी है और इंडिया की यू सोलर क्लीन एनर्जी सोल्यूशन है। इन्होंने साइन किया है एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। और देखा जाए तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगी वो 3 आइलैंड जो जाफना कोस्ट पे हैं, ये नॉर्थ ऑफ श्रीलंका लाई करता है और इन आइलैंड्स के नाम है डेल्फ, अनालारितु, मैनातिरु। तो
DAM, ADM से आप याद कर सकते हैं, या MAD, मैड से याद कर सकते हैं। मैना तीरू, अनाला तीरू और डेल्ट, इन पे होगा ये। तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो किसके साथ किया गया? श्रीलंका के साथ। फिर आता है फ्रांस पायनियर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर अबॉर्शन राइट्स। तो इसमें क्या किया जा रहा है? फ्रांस जो है पहला कंट्री बना है इन द वर्ल्ड टू एंकर द राइट टू अबॉर्शन विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो लीगलाइज तो फ्रांस ने 1975 में कर दिया है, बट नाउ इट हैज़ मेंशनड इट और एंकर्ड इट विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि जो वुमेन है उनको गारंटीड राइट मिलेगी अडॉप्शन की अप टू 14 वीक्स। देन अबॉर्शन से हम क्या समझते हैं? इट इज़ डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड अगर इंडिया में प्रोविजन देखा जाए तो इंडिया में 1960s तक ये प्रोहिबिटेड था। फिर 1960s में शांतिलाल शाह कमेटी में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और रिकमेंडेशंस दी गई कि इसको माना जाए। और जो लेटेस्ट जो मैटरनिटी बिल लाया गया था इन 2021, शायद मैटरनिटी टर्मिनेशन रिलेटेड इसका कुछ एक्रोनिम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। सो MTP अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था और इसमें बोला गया था कि एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो कि अगर कोई प्रेगनेंसी 24 वीक से ऊपर है तो उसको ये डिसाइड करेगी, एंड फॉर लेस देन दैट इट इज़ अलाउड। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बोला है कि ये आर्टिकल 21 का पार्ट है विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड केस पुट्टा स्वामी केस में भी आर्टिकल 21 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था एज अ पर्सनल लिबर्टी। फिर हम देखते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है और इसका थीम था फ्यूचर फर्स्ट। सो मेजर टेकअवेज इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की थी regarding AI, artificial intelligence, electric and connected vehicles gaining protagonism, robots and android potential with AI, distributed participation of fintech in payment, health and well-being solution, talent area। फिर हम आते हैं ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था और जॉइंटली किया गया था बाई नाफेड एंड ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन। नाफेड स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो इन दोनों ने ऑर्गेनाइज़ किया था न्यू दिल्ली में। और ये ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक एनुअल मीटिंग होती है जो पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं या उनके ट्रेडर्स होते हैं ताकि दे कुड मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। देन अगर देखा जाए ओवर द लास्ट डेकेड पल्सेस प्रोडक्शन जो है बढ़े हैं बाई 60%, एंड MSP इज़ द हाइस्ट टुडे विद इंक्रीजेज एज हाई एज 117% इन मसूर, 90% in मूंग, 75% more in चना दाल, 60% more in तूर एंड उड़द। एंड इंडिया हैड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन चिकपीस, चना दाल में हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं विथ ओनली अ साइड डिफरेंट। और पिजन पीस या तूर एंड ब्लैक ग्राउंड में थोड़ी कमी रह गई है। नाफेद के बारे में देखें तो ये 2 अक्टूबर 1958 में बनाई गई थी। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बनाई गई थी। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। फिर हम आते हैं ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन पे। ग्लोबल कॉन्फेडरेशन जो है ये इसका हेडक्वार्टर दुबई में है एंड इट लाइसेंस्ड अंडर दुबई गवर्नमेंट अथॉरिटी, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक अफेयर्स। सो इकोनॉमिक अफेयर्स में हम देखते हैं कोल लॉजिस्टिक्स प्लान पॉलिसी लाई गई है किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड ये इनिशिएटिव जो है इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस विद द पैट्रनेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल लाई गई है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना है कि इसमें प्रपोज किया गया है कि 14% रिडक्शन इन रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड एनुअल कॉस्ट सेविंग ऑफ सम फिगर्स। सो मिनिमाइजिंग एयर पोल्यूशन, 10% सेविंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये पॉलिसी उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, मोर एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और वहीं कोल का देखें तो इंडिया में जो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो है उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़, झारखंड and with parts of Madhya Pradesh also. They have also some kind of coal mines in there and they account for almost like 75% of the domestic raw coal dispatches. कोल जो है इंडिया का प्राइमरी और अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है जो कि 55% ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स को फुलफिल करता है और ये 70% जो है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कवर करता है। देन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, इसमें क्या है
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। सो ये जो सर्वे है इसको मॉस्पी कंडक्ट कराती है। मॉस्पी बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कराती है, और इसको हर 5 साल पे किया जाता है, और इसका डेटा जो है इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग वेरियस इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी, पॉवर्टी रेट, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। सॉरी, आई थिंक थोड़ा आगे बढ़ गया, इकोनॉमिक अफेयर्स पे थे हम के लिए किया जाता है। तो इनकी फाइंडिंग्स क्या थी इस रिपोर्ट की? तो इस रिपोर्ट में देखा गया कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो अर्बन एरिया में 33.5% से बढ़ा है, जबकि रूरल इंडिया में ये 40.42% से बढ़ा है। सो हम देखते हैं जो रेट है वो रूरल इंडिया का ज़्यादा है देन की अर्बन, ये ध्यान देने वाली बात है। एंड देन फूड आइटम्स पे भी 46% बढ़ा है रूरल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और वहीं अर्बन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में 39%। स्टेट वाइज देखा जाए तो सिक्किम हैज़ द हाईएस्ट MPC इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़, वहीं छत्तीसगढ़ के लोएस्ट है। सबसे ज़्यादा रूरल अर्बन डिफरेंस जो है वो मेघालय में है, देन छत्तीसगढ़ में है। यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ है हाईएस्ट। एंड अब हम आते हैं NSO 2019 में बना था बाय कंबाइनिंग CSO एंड NSSO। सो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस को कंबाइन करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया था। और सी रंगराजन जो कमेटी थी, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि NSO बने जो कि अकेले मतलब कंबाइंडली देखे, जो फंक्शंस अलग अलग हो रखे थे CSO और NSSO के द्वारा, NSO कंबाइंडली देखेगा। और ये किसके अंडर काम करती है? तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर आता है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है NUCFDC। सो इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो UCBs हैं उनका आप समझ लीजिए ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और UCBs से हम क्या समझते हैं? UCBs जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑपरेट करती हैं बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव मॉडल, जहाँ पे मेंबर्स हु आर ऑल्सो कस्टमर्स ओन एंड रन द बैंक। जो मेंबर्स हैं वही कस्टमर्स होते हैं, वो ओन भी करते हैं और रन भी करते हैं उन बैंकों को। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। दैन एक NS विश्वनाथन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने एग्जामिन किया था जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं पेनिसिलिन G एंड PLI स्कीम। तो इंडिया जो है रिज्यूम करेगा पेनिसिलिन G का प्रोडक्शन आफ्टर 3 डेकेड हियातस। कोविड में गवर्नमेंट्स कोविड एरा जो PLI स्कीम लाया गया था उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। अब नाउ पेनिसिलिन G जो है ये एक बहुत ज़रूरी API है, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ होता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन अब होगी। इसकी स्टॉप क्यों कर दी गई थी? ड्यू टू चीपर चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव्स जो थे मार्केट में, उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। और हम PLI स्कीम के बारे में देखे जाए तो इसमें जितना इंक्रीमेंटरी सेल्स या प्रोडक्शन होगा तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा इफ़ दे मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ओके, ये बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज दोनों ही एलिजिबल हैं फॉर द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 years। फिर ये न्यूज़ हमने कल भी देखी थी कि 100% FDI स्पेस सेक्टर में लाया गया है, एंड लेकिन स्टिल 74% इन सर्टेन सेक्टर एंड 49% इन सम एरियाज विद इन दैट स्पेस सेक्टर। फिर इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कुछ दिया नहीं है। फिर हम आते हैं मॉरिशस जो है वो अमेंड करेगा इंडिया मॉरिशस DTA क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी ये DTA जो ट्रीटी होती है वो प्रिवेंट करती है किसी नॉन रेसिडेंट को फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस्ड ऑन द सेम इनकम। तो इंडिया ने 85 नेशंस के साथ ये DTA साइन किया गया है। देन इसमें OECD का भी जिक्र किया गया है। तो OECD से हम देख सकते हैं कि OECD 38 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं OECD में, और ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कस करते हैं या जारी करते हैं। फिर आता है इंडिया साइंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ETFTA ब्लॉक। तो इंडिया और EFTA जो है इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। तो EFTA की पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये याद रखना ज़रूरी है। इसमें EFTA में प्रेजेंटली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? सो आइसलैंड की, लिechtenstein की, नॉर्वे की और स्विट्ज़रलैंड की। सो याद कर लीजिए ILNS
स्लिन SLIN, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे। फिर स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया। स्कोप ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप हम देख सकते हैं कि ट्रिपल मॉडल की बात की गई है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन भारत टैक्स 2024, ये किससे रिलेटेड है? ये यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ फैशन पे है, जो कि भारत टैक्स जो है, ये भारत टैक्स एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। और इसमें क्या होगा कि इसमें फीचर किए जाएंगे एग्जीबिशन, नॉलेज सेशन, थीमेटिक डिस्कशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग एंड B2B नेटवर्क्स। तो इसमें सेलिब्रेट किया जाएगा इंडियाज़ टेक्सटाइल हेरिटेज एंड ग्लोबल लीडरशिप। 5F इसमें बात किए गए थे, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, देन फैशन टू फॉरेन। ये टेक्सटाइल रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। टैक्स फॉर टेक्सटाइल, ये TAX तो है नहीं, टेक्सटाइल, भारत टैक्स। ये क्या है? भारत टैक्स इज़ अ 4-year UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। रेलिवेंसी क्या है इसकी? इट विल कंट्रीब्यूट इन प्रमोशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल लेगेसी, फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, ग्लोबल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाने में और इन सब चीज़ों में। फिर हम देखते हैं 53rd रिपोर्ट आई है ऑन डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जूट इंडस्ट्री। तो ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है? लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, उन्होंने प्रेजेंट किया है ये रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि काफ़ी हाइलाइट्स हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं जूट के सेक्टर में इंडिया कैसा कर रहा है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, इसके बाद बांग्लादेश और चाइना आते हैं। 70% ऑफ वर्ल्ड जूट हमारे यहाँ से बनता है, लेकिन जो 90% जूट का प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम हो जाता है विद इन द कंट्री। एंड अबाउट 73% ऑफ जूट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वेस्ट बंगाल में ही हैं। इस रिपोर्ट में नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है जूट इंडस्ट्री, उन सब की बात की गई थी। और जो बेस्ड ऑन डेटा कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है और किया जा सकता है, ये सब बातें की गई थी। और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखा जाए जूट का, तो वो कौन है? USA है, फ्रांस है, घना है और UK। USA, फ्रांस, घना एंड UK, दे आर द मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन जूट। चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री, ये मेंस से रिलेटेड ज़्यादा है। फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि इम्पॉर्टेंट है जूट सेक्टर में, तो वो है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, जूट जियो टेक्सटाइल्स, जूट मार्क लोगो जो लॉन्च किया गया था, देन नेशनल जूट बोर्ड भी बना है बाय द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008। नेक्स्ट इज़ इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 IEA। सो ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ किया है, जिसमें इन डेप्थ देखा गया है कि इंडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है ऑन द ग्लोबल ऑयल मार्केट। और इसमें कहा गया है कि इंडिया का जो मतलब ऑब्वियसली कंजम्पशन तो बढ़ेगा हमारा ऑयल का, तो डिमांड बढ़ी है हमारी। एंड इसमें वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि थी कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और 85% जो है हम इंपोर्ट से मीट करते हैं अपनी डिमांड। एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। नेक्स्ट कमिंग थ्रू साइंस एंड टेक अफेयर्स, तो अभी सैटेलाइट जो है इनसैट 3DS फुल्ली जो कि फंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा, उसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। तो इनसैट 3DS क्या है? ये एक फॉलो ऑन मिशन है, ये 3rd जनरेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। इनसैट जो है सैट फॉर सैटेलाइट, देन आई से IN जो है आप समझ सकते हैं इनसैट इज़ रिलेटेड टू इज़ अ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, उसकी 3rd सीरीज़ डाली है, मतलब 3rd जनरेशन, और ये GSLV से भेजी गई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि वही अर्थ को मॉनिटर करना, अर्थ सरफेस को एक वर्टिकल प्रोफाइल प्रोवाइड करना, ताकि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स एटमॉस्फेयर्स के पता चल जाए डेटा कलेक्शन के लिए। देन सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज कंडक्ट की जा सके। फिर इसको हम देखते हैं GSLV से भेजा गया है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही भेजा गया होगा। और जो लॉन्च व्हीकल है GSLV 514, ये 3 स्टेज इसमें फ्यूल्स था। तो जो फर्स्ट था वो सॉलिड था, सेकंड एक प्रॉपेलेंट था स्टोरेबल, आई थिंक लिक्विड ही होगा ये, एंड जो थर्ड था वो क्रायोजेनिक स्टेज था, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन बेस्ड एक प्रॉपेलेंट यूज़ किया गया था। फिर इनसैट 3D और 3DR ये जो है ये आगे आएंगे। अभी हम देखा इनसैट 3DS था, वो 3D और 3DR आगे आने वाले हैं और इनका यही काम है। देन केरला जो है इंट्रोड्यूस करेगा पहला जनरेटिव AI टीचर, जिसका नाम है आइरिस। पहला जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी का टीचर रोबोट आइरिस होगा। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है, मेकर लैब एडुटेक के द्वारा।
और मेकर लैब जो है आइरिस, वो अटल टिंकरिंग लैब जो नीति आयोग की प्रोजेक्ट के तहत है काम करती है, तो उसका भी कोलैबोरेशन इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि आइरिस जो है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर ऑफ इंडिया वो आइरिस। देन सेकंड, रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो किसे बनाया गया है? कुलसेकरापट्टिनम, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में कुलसेकीपट्टिनम को, इसको सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बनाया गया है इसरो का। और फर्स्ट जो था आई थिंक श्रीहरिकोटा था, एंड दिस इज़ द सेकंड वन। हाँ, वाई इट वॉज नीडेड कि इसरोज फर्स्ट लॉन्च पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर शार एट श्रीहरिकोटा, ताकि वो ओवरबर्डन ना हो सके, इसलिए दूसरा बनाया गया है। और इसमें जो है मोस्टली SSLV इसको लॉन्च किया जाएगा और बाकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको किया जाएगा। तो अगर SHAR श्रीहरिकोटा रेंज की बात की जाए, वो चेन्नई से 80 किलोमीटर ऑफ है। देन इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में आएगी, और ये मेट्रो जो है हावड़ा मैदान से लेके एस्प्लेनेड तक जाएगी। और ये अंडर वाटर मेट्रो लाइन एज द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अंडर अ रिवर इन इंडिया, पहली बार किसी रिवर में अंदर है। कोलकाता मेट्रो जो है इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो सिस्टम है और एशिया की 5th। द फर्स्ट अंडर ग्राउंड स्ट्रेच भवानीपुर नाउ नेताजी भवन टू एस्प्लेनेड। देन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, सो DRDO ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुली इसके लिए इन मिसाइल्स के लिए टेस्ट, VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और इनकी लॉन्च टेस्टिंग हुई थी चांदीपुर उड़ीसा में। ये एक क्या है? दे आर capable of carrying out high speed unmanned aerial target, so it is man portable air defense system designed by DRDO, VSHORADS। DRDO के बारे में जानते हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1958 में बना था। देन कम्स इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो है ये CSIR द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इन्यास जो है, इन्यास क्या है? इट इज़ द ओनली रिकग्नाइज्ड एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट इन इंडिया विच वॉज established in 2014 टू प्रमोट साइंस एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज़ इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लॉड। क्लॉड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, उसने अनाउंस किया है कि वो लेटेस्ट फैमिली ऑफ AI मॉडल्स क्लॉड 3 लॉन्च करेंगे। तो द फैमिली जो है वो इंक्लूड करेगी 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स, जिसमें है क्लॉड 3 हाइको, क्लॉड 3 सोनेट, क्लॉड 3 ओपस। क्लॉड 3 जो है एंथ्रोपिक के द्वारा बिल्ड किया गया है। ये ग्रुप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे ChatGPT भी एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इन मॉडल्स को कैसे एक्सेस करें? तो क्लॉड सोनेट पावर्स द claude.ai चैटबॉट फॉर फ्री एट प्रेजेंट, ओनली अवेलेबल थ्रू एंथ्रोपिक्स वेब चैट इंटरफेरेंस। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट इन वर्चुअल मोड, ठीक है। सो ये एक फेरी बोट जो है लॉन्च की गई है या फिर फ्लैग की गई है। ये पहली है इंडिया की हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने। चिदम्बरम पोर्ट जो है, चिदम्बरम पोर्ट ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है इंडिया का, और इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। देन सरोगेसी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। नाउ इट इज़ so that the couple, it will allow couples to use donor eggs or donor sperms for surrogacy। और हम देखते हैं कि सरोगेसी रिलेटेड इसमें जो है सरोगेसी बस 2 कैटेगरी ऑफ सिंगल वुमेन को अलाउड है, एक तो जो विडोड है एंड द सेकेंड वन हु आर डिवोर्स्ड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में हम देखेंगे कि अभी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBCA, दैट इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर, जो कि इंडिया में बनेगा। एंड ग्लोबल टाइगर डे पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। 7 बिग कैट्स में कौन कौन आते हैं? तो टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जागवा, चीता। और IBCA के बारे में अगर जानें तो IBCA क्या है? 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ को कवर करता है IBCA, और इसका एम यही है कि म्यूचुअल कॉपरेशन बनाए कंट्रीज़ में, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो इन फर्दरिंग द कंजर्वेशन एजेंडा।
The International Big Cat Alliance recognizes importance of integrating biodiversity. देन IBCA का गवर्नेंस जो है वो है. देन इंडिया की पहली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ बन रही है? पटना बिहार में बन रही है, और ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स को पढ़ने में हेल्प करेगी. तो इसको याद रखिए, फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इन पटना. और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है पहली बार डिस्कवर की गई थी ऑफिशियली 1801 में. ये गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा और मेघना में मोस्टली पाई जाती हैं, एंड कर्णफुली एंड संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आती हैं. अकॉर्डिंग टू काउंट जो कि बिहार गवर्नमेंट ने किया था, 1048 डॉल्फिन्स गंगा में है इन 2018. और NDRC के बारे में जाने तो NDRC जो है प्रोजेक्ट 2013 में अप्रूव हुआ था. एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन थे उनको ही डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. मतलब प्रोफेसर R.K. सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, एज ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन पटना यूनिवर्सिटी. देन इंडियाज़ फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान. ये नागपुर जो है पहली सिटी है जो कि टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग दिस जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान. नाउ कम्स लिविंग एनिमल स्पीसीज रूल्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कुछ रूल्स जारी किए हैं, एंड इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. ये ध्यान रख लीजिए कि एक परिवेश पोर्टल है. सो परिवेश पोर्टल जो है ये रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ है. एंड देन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी बात की गई है, साइट्स वगैरह की बात की गई है इसमें. देन TN शोर स्कीम, ये क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट अनविल TN शोर नीथल मिताची इयक्कम. ये स्कीम है जो कि रिस्टोर करेगा कोस्टल रिसोर्स अक्रॉस 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु. ये TN शोर, बस ये याद रख लीजिए, तमिलनाडु शोर, शोर के मतलब कोस्टल रिसोर्सेज, उनकी को रिस्टोर करना है, उसी से रिलेटेड है. एंड जैसे कि वर्क टू कंजर्व मैंग्रोव्स, रिवाइव कोरल रीफ्स एट करियाचली आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार. देन सी टर्टल कंजर्वेशन सेंटर भी है नागापट्टिनम और चेन्नई में. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस. देन कम्स राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स एंड थंथई पेरियार सेंचुरी. तो थंथई पेरियार सेंचुरी जो है ये इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है. पेरियार रिवर जो है वो केरला में होता है, लेकिन थंथई पेरियार सेंचुरी तमिलनाडु में है. और इसमें देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. फॉरेस्ट विलेजेस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में जारी किया था कि और फॉरेस्ट विलेजेस वुड बी कन्वर्टेड टू रेवेन्यू विलेजेस. व्हाट आर द राइट्स इन द न्यू सेंचुरी. तो इस सेंचुरी में क्या क्या राइट्स है, जैसे कि कैटल ग्रेजर्स कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन थंथई पेरियार सेंचुरी. तमिलनाडु इज ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर देयर इज सच अ बैन. देन वी कम टू स्कीम फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. एंड इसमें ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर, तो नेचुरल रबर सेक्टर का इंक्रीज़ हुआ है 23% सिंस 2020. मतलब बढ़ाने की प्रयास किया जाएगा इस स्कीम द्वारा बाई 23% इन दिस द नेक्स्ट 2 फिजिकल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर्स. और रबर का अगर देखें तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. बस ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो स्कीम थी सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये स्कीम 2017-18 में लॉन्च की गई थी. दैन तिरुपति रिकग्नाइज्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट लीडरशिप. तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश जो है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, इनको आइडेंटिफाई किया गया है. 8 स्पॉट भी मिला है क्लीनेस्ट सिटीज़ में, स्वच्छ सर्वेक्षण में. सो इनके एफर्ट्स को हाईलाइट किया गया है एज एन आउटसाइड अचीवमेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन. देन स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ लॉन्च्ड. स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये रिपोर्ट UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरी सेंटर द्वारा जारी किया गया है. तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ से हम समझते हैं कि CMS जो है काफ़ी पुरानी ट्रीटी है वैसे, एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. देन कम सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023. तो इसमें इसको वाइडर एक्सप्लेनेशन दिया है और वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट. उन्होंने बोला है कि डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट की नहीं है, इट एनकम्पासेस एवरीथिंग, और उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं विच आई डोंट थिंक सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी सी सम इम्पॉर्टेंट पर्सनस दैट हैव बीन इन न्यूज़. तो ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नवीन जिंदल को बनाया गया है. देन डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के को चेयर नीरज मित्तल को बनाया गया है.
ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नए जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक हैं ज्ञानेश कुमार, एक हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू. Then A.S. Rajiv, he is taken charge as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission. आसिफ अली जरदारी अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के. नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. अभी हम देखते हैं स्टेट इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हैं हरियाणा में भी. देन राजकुमार विश्वकर्मा, इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का. देन राज प्रताप सिंह, ही टुक चार्ज एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश. गुस्तावो अंद्रियाज़िन, इनको प्राइम मिनिस्टर पेरू का बनाया गया है. शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. देन डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB सशस्त्र सीमा बल, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी. राजेंद्र प्रसाद गोयल, ये चेयरमैन NHPC के रहे हैं. देन तमास सुल्योक, प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी बने हैं. देन सुनील भारती मित्तल को फर्स्ट इंडियन सिटीज़न बने हैं, जिनको ऑनररी नाइटहुड से नवाजा गया है बाय दी नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. देन मरियम नवाज़ जो हैं, ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है किसी प्रोविंस की इन पाकिस्तान. शी इज़ डॉटर ऑफ नवाज शरीफ. देन अजय कन्वल, RBI में इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक. Then Pankaj Das, he passed away. He was awarded Padma Shri, which is India's 4th highest civilian award. Manohar Joshi, he also passed away. He belonged to political party Shiv Sena. Then we see that इंडोनेशिया में न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो. देन गीता बत्रा जो हैं, इनको वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की नई डायरेक्टर बनाया गया है. शशि थरूर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा गया है बाय फ्रांस गवर्नमेंट. जो फिर उसके बाद हम देखते हैं जो प्लेसेस न्यूज़ में थी, तो सेला टनल ये अरुणाचल प्रदेश में है. यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट इट वुड डू दैट दिस टनल will provide connectivity between Guwahati in Assam and Tawang in Arunachal Pradesh. Then first ever 3D printed mosque opens, जद्दा में बने हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे वॉज बीइंग इनॉग्रेटेड, और ये कंजेशन जो दिल्ली और गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 पे होता है उसको ईज आउट करेगा. देन रांगपो, सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन बनेगा. गेवरा माइन, ये छत्तीसगढ़ में है एंड इट इज़ सेट टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, गेवरा माइन. अब हम अवार्ड्स पे आते हैं, तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है फॉर हिज रिकग्निशन फॉर हिज वर्क डेडिकेशन टू सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉज. देन अपार्ट फ्रॉम इट हम देखते हैं कि अभी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिले हैं, तो इसमें UP से DP सिन्हा हैं इंडियन थिएटर में. बाकी आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और पॉसिबल भी है फॉर ह्यूमन टू लर्न ऑल दैट. देन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को अवार्ड किया गया है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस ने कॉन्फर किया है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विथ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ. देन श्रीनिवास स्वामी को IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है. इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड, ये कह सकते हैं नोबेल प्राइज़ है आर्किटेक्चर के लिए. तो ये जो है मिला है बालकृष्ण दोषी को 2018 में. ही इज़ द ओनली इंडियन जिनको अभी तक मिला है ये. फिर एकेडमी अवार्ड्स, 96 एकेडमी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तो इसमें बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान ओपेनहाइमर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर को मिला है. इसमें कोई इंडियन का इस बार नाम नहीं है. लास्ट ईयर MM कीरावनी एंड चंद्र बोस को मिला था फॉर नाटू नाटू एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में दिया गया था. इस बार की मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था इन मुंबई, एंड क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि 25 ईयर ओल्ड हैं चेक रिपब्लिक से, उनको दिया गया. देन सुधा मूर्ति हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर इन द फील्ड ऑफ, शी इज़ अ philanthropist and an author, so based on that she has been nominated by the president. एंड मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड इंडिया को मिला है. कौन दिया है? अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स ने दिया है. नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स वर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और इनके कुछ अवार्ड ही को दिया है. आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंडिया UK अचीवर अवार्ड में 2 इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया है. एक है जोया अख्तर जो कि फिल्म मेकर हैं, और आसमा खान जो कि ब्रिटिश इंडियन शेफ़ हैं. देन सुनील मित्तल को अवार्डेड ऑनरी नाइटहुड, ये हमने पहले भी देखा ये वाली न्यूज़.
इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे इस बार का G20 ब्राज़ील में हो रहा है, तो जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हैं तो ब्राज़ील में ही होंगी, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। दैन इंडिया में कई ये हुए हैं, मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है देखना। जो इम्पोर्टेंट होगा आई विल टेल। जैसे वर्ल्ड इम्पोर्टेंट डेज में देखा जाए तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। एंड देन बुक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं, जैसे द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये किसने लिखी है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हरीश खुल्लर्स एक्सटेंसिव कलेक्शन है ये। सोलिंग द सन बाय लक्ष्मी मुर्देश्वर। एंड वाइस प्रेसिडेंट ने अभी एक किताब रिलीज़ की है, उसका नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, राइज ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर स्पोर्ट्स में देखें तो इस बार की रणजी ट्रॉफी के विनर रहे हैं मुंबई। एंड इसके अलावा जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें कोई इंडियन तो नहीं थे, आई डोंट थिंक सो इतना याद करने की ज़रूरत है इसमें। और इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे लेह लद्दाख में, और टॉप पे आर्मी रही थी, देन सेकंड कर्नाटका। उत्तर प्रदेश जो है 7th रैंकिंग पे था, विंटर गेम्स है, ये ध्यान रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में देखें तो साई प्रणीत, ये इंटरनेशनल बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, ये इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अभिनव बिंद्रा को एज अ टॉर्च बियरर फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स का हम अभी जुलाई मंथ में कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। PT उषा, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पंकज आजवाणी को हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम में इंडक्ट किया गया है। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी ये शशि जायसवाल को रखा गया है मेंस प्लेयर में। सो दैट्स इट फॉर द अप्रैल करंट अफेयर्स, एंड नाउ विल start with the May monthly in the next lecture. Thank you everyone.